तो हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे शुरू उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो भी मिससेलेनियस क्वेश्चन है, मतलब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन जितना भी एक घंटे में हो पाता है उतना कर दूंगा मैं। बाकी कुछ बच्चे बोले थे कि 75 75 का सेट बनाओ, 75 क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत टाइम लग जाएगा ना। मैंने कहा ना कि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है, मैं बस यही काम कर रहा हूँ, तो इसलिए जितना भी हो पाता है एक घंटे की क्लास में उतने क्वेश्चन मैं आपको रोज सॉल्व कर क्वेश्चन में वही सॉल्व कराऊंगा जिनके आने के चांस होंगे, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए कुछ भी क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है। और आप लोग स्क्रीन पे जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद पहले उसका सॉल्यूशन करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख। दूसरी बात यह कि मैं इसकी जो पीपीटी होगी वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उस पीपीटी को भी सॉल्व कर लेना, वहां से क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो उसके बाद आप उसको वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्लास देखी, अब आपने इनको सीख लिया है, तो अब आप पीपीटी देख के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। बाकी आप समझदार हो, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, क्या बता, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, जो भी होगा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा भाई। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होगा। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन है आपका घातांक एन कारणी, उस टॉपिक का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर ये पावर में, ठीक है, पावर में ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि 243 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 243 की पावर 0.0, ये लिखा हुआ है, ये हमको बताना है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, घातांक एन कारणी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनमें से आपको दो चार याद होने चाहिए। अगर किसी को याद है तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जिसको याद नहीं होगा वो नहीं कर पाया होगा। ठीक है। 3 आंसर आना चाहिए इसका, चेक करते हैं। हमको क्या करना है, जब भी बेस वैल्यू समान रहती है, जो बच्चा नया है आप सीख लो। ठीक है। जो भी जब भी बेस वैल्यू समान रहती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर जुड़ जाती है। अगर बेस वैल्यू समान है, बोलो तो यहाँ भी 243, यहाँ भी 243 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर जुड़ जाती है। तो अगर मैं देखूंगा 0.16 और 0.04 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0.20। हाँ कि ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, पावर जुड़ जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 243 की पावर, पावर जुड़ गई तो जुड़ के कितना हो गया वो, 0.20। तो 243 की पावर 0.20 ये हो। अब ये 0.20 है, क्या कोई मुझे बता सकता है, जैसे 0.5 होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10, पॉइंट के नीचे पॉइंट हटा के नीचे एक ऐसे लिखते हैं। तो ये 0.20 है, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक लिखूंगा, 2 डिजिट है तो इसे कर दूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे काटूंगा तो 20 से 20, 20 पंजे 100, इसको काटूंगा तो 5 से 5, 5 दूनी 10। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ 0.20 को पॉइंट हटा के नीचे 1 लिखा जा सकता है, जितने डिजिट है उतने जीरो डाल दो, कैंसिल आउट करेंगे, 20 1 जार 20 और 25 जार 100, तो ये 1/5 हो जाएगा इजिली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ओके। मैं हर एक चीज को बहुत छोटे तरीके से बताता हूँ। अब मैंने बताया भी है दोस्तों, मैं सबको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जिन लोगों को मैथ्स मुझसे ज्यादा आती है मैं उनको कैसे पढ़ा सकता हूँ। मेरा टारगेट वो है जो ग्रुप सी वाले भाई बहन अपने साथ जुड़े हैं और हम लोग मैथ्स करते नहीं है, एसआई के चक्कर में सीखना पड़ रहा है, उनको मद्देनजर रखते हुए करवा दे रहा हूँ। आई नो अगर तुम तेज हो तो तुम और क्लासेस दे सकते हो और टीचर हो की, अगर आप लोगों को ऑलरेडी मैथ्स आती है। तो मैं ये समझ पाया हूं कि 0.20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 20 से 20, 20 पंजे 100, तो इसको 1/5 लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 243 की पावर 1/, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 243 की पावर 1/5, क्योंकि 0.20 को मैंने 1/5 लिख दिया है। फिर हमको ये समझना पड़ेगा, जब भी आपके पास ऐसा कोई फ्रैक्शन आए, जैसे आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन हो रखा है 243 की पावर 1/5, अब आपको हमेशा ये सोचना है कि इस 243 को ऐसी पावर में तोड़ना है, इस 243 को ऐसी पावर में तोड़ना है कि उसकी पावर 5 बन जाए। ये बेस वैल्यू देखना है, हमेशा ऐसा ही आपको देखना पड़ेगा। आपको ये बेस वैल्यू देखना है कि इस 243 का ऐसा क्या जुगाड़ कर दूं कि ये 5 कैंसिल आउट हो जाए। जब मैंने आपको बताया कि इसका आंसर 3 होना चाहिए देखते ही, तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं देखूं 2 × 2, सॉरी 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243। तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243। अगर मैं 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं
अगर मैं 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, 243 हो सकता है। देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो 3 की पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, 243। तो 243 की जगह क्या लिख दिया, 3 की पावर 5। अब पावर में ऑलरेडी क्या था, 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया 3। दैट्स वाई मैंने बोला था कि आंसर क्या। मैंने हर एक स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी किसी क्वेश्चन में कुछ गलती हो जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में डाल दीजिएगा, मैं वहां पे आपको समझा। ठीक है, चलो। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड एसआई को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। ठीक है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि इस मिक्स क्वेश्चन के सेशन में आप लोग अपनी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके। आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप किसी का भी टेस्ट दे रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, और पढ़ते पढ़ते आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, पढ़ते पढ़ते आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको टेलीग्राम में भेज दो मेरे ग्रुप में। अब मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूंगा। अभी तो मेरे को क्वेश्चन छांट के लाने पड़ रहे हैं ना, बट आप खुद से प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है आप उसको टेलीग्राम में डाल दो, तो उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पे। तो मिक्स क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, सभी बच्चों के डाउट आ जाएंगे। अगर तुम 20 बच्चे भी पढ़ने वाले हो, सबने एक एक दो दो क्वेश्चन वहां पे डाउट भेजे, तो 100 क्वेश्चन तो वही हो गए, और आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो, वो बेटर रहेगा। तो आप अपने डाउट टेलीग्राम में भेजना। अभी तक भी भेजते हो, बट मैं कराता हूँ नहीं सॉल्व, बट अब मैं करवा दूंगा। ओके, गॉड। देखो, जब भी ऐसे घंटियों वाला क्वेश्चन आएगा कि घड़ी की सुई कितने देर बाद बजेगी, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में लिया जाता है। और आप अगर यहाँ पे 5, 6 और 8 और 9 का एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम आएगा 360, और 360 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ गया। एलसीएम लेना आपने सीख लिया होगा, कल भी मैं आपको बताया था, नहीं आया था तो एलसीएम लेने का गुणनफल विधि होगा। 5 को लिख सकते हैं 5, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 को लिखा जा सकता है 3 into 3। सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 5 है, 2 की सबसे बड़ी पावर 8 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 9 है, और 5 अट्ठे 40 गुणा गया है 9, बोले तो 160। तो इनका एलसीएम क्या आया है, 160। जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, तो ऐसा एलसीएम तो ले ही दिया होगा, 5 6 8, है ना। ऐसे करके भी आप एलसीएम ले सकते हैं कि 5 का पाड़ा 2 का पाड़ा पड़ा 2 3 6, 2 चौकू 8, 9 का 9, 2 का पाड़ा पड़ा 5, 3 2 दूनी 4 9, 2 का पाड़ा पड़ा 5, 3 2 एकम 2 9, फिर 3 का पाड़ा पड़ा। ऐसे करके भी आंसर 360 है। एलसीएम क्या है, 360। और 360 सेकंड बाद ये दोनों घड़ियां, तीनों घड़ियां आपस में एक बार बचेगी, 360 सेकंड बाद। मगर ये बोला है कितने टाइम, मिनट बाद। तो हमारा जो आंसर आया है 360, ये सेकंड में आया है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 6 छके 36, 6 विल बी आंसर 6 मिनट। सेकंड आता तो 360, बट मिनट पूछा है, तो 360 सेकंड में कितने मिनट भाई, 6 मिनट। तो इजिली वो क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बता दिया आपको, मैं ये पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे आप उसे टेलीग्राम में भेज दो, मैं वो सॉल्यूशन करवा दूँ। इसे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बन पाता है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अगर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचता तो हमको जस्ट एलसीएम ले लेना था। मगर ये क्या बोल रहा है कि शेषफल भी बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए, मतलब अशेषफल कितना बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी आपको इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम 120 आ रहा होगा। 120 वो नंबर है जिसमें इन सब का पाड़ा चले जाता है। तो एलसीएम लेंगे 3 का, 5 का, 8 का, 12 का। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6 दूनी 12। 8 को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 को तो 5 ही लिखेंगे, तो 3 ही लिखेंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर 8, 3 की सबसे बड़ी पावर 3, 5 की सबसे बड़ी पावर 5। 8 पंजे 40, 40 तिया 120, एलसीएम विल बी 120। एलसीएम तो 120 आ गया, मतलब 120 में इनका पाड़ा में पढ़ूंगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। मुझे रिमाइंडर कितना बचाना है, 2। तो मुझे उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ना, 122, तभी तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 120 में
जो एलसीएम होता है, मैं किसी का भी पाड़ा पढ़ूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? जीरो। पूरा पूरा पाड़ा चले जाएगा। मुझे रिमाइंडर दो बचाना है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? 122 प्लस टू करूंगा ना। बात समझ में आई? बट मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो 5 अंकों की हो, और ऐसा नंबर भी चाहिए जो 5 अंकों की सबसे बड़ा हो। तो फिर आपको क्या करना है? 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, और 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है 999। इसमें अगर मैं 120 का पारा पढ़ता हूँ तो देखेंगे, 12 8 96, 8 बार देंगे। 8 0 को 0, 8 दूनी 16 का 6, हंसी लगो 1, 8 को माट 1। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, फिर हमने ये 9 उतारा, फिर हमने दिया 12 3 36, 3 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर हमने 9 में से 0 गया 9, ये बचा 3, ये। फिर 12 3 36, ये हो गया 360। अब मेरे पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा 30। तो 39 मेरे पास क्या बच गया? एक्स्ट्रा। अगर 39 नहीं होता तो 120 का पारा इसमें पूरा पूरा चले जाता। सोचो, अगर 39 नहीं होता तो 120 का पारा पूरा पूरा चले जाता। जैसे कि अगर आप 13 में 2 का पारा पढ़ोगे तो 2 6 12, रिमाइंडर क्या बचा? 1। अगर एक एक्स्ट्रा नहीं होता तो 2 का पारा पूरा पूरा चले जाता। इस 13 में 2 का पारा पूरा पूरा क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में अगर 39 नहीं होता पूरा तो 120 का पारा इसमें कंप्लीट चले जाता। तो इट मींस 9 9 9 9 9 में 39 एक्स्ट्रा है, और जो 39 एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर दो। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9। ये नंबर ऐसा है जिसमें 120 का पारा क्या चले जाएगा? पूरा पूरा चले जाएगा। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 120 का पारा पूरा पूरा चले जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। बट मुझे रिमाइंडर कितना बचाना है? 2। रिमाइंडर मुझे कितना बचाना है? 2। और जब मुझे रिमाइंडर 2 बचाना है तो इसमें मैं 2 जोड़ देता हूं। जब मुझे रिमाइंडर 2 बचाना है तो मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं। 99962 विल बी माई आंसर, और 99962 विल बी माई आंसर। इसका नेचुरल तरीका क्या है कि पहले हमने एलसीएम लिया, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली थी, कभी वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो हमने उसी नंबर में भाग दिया। मैंने देखा कि 39 एक्स्ट्रा बच रहा था। अगर 39 नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं होता, तो मेरा भाग पूरा पूरा चले जाता। अब मेरा भाग पूरा पूरा चले गया, मैंने 39 को डिलीट करा। आज जब मेरे को 2 शेष बचाना था तो मैंने इसमें 2 ही आंसर कर दिया। क्या हुआ? बात समझ में आई आप लोगों की? ये इसका एक जेन्युइन तरीका है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। ये हम लोगों को आना ही आना चाहिए, किसी को नहीं आए तो ऐसा कर सकते हैं। बट इसमें और हम शॉर्टकट क्या कर सकते हैं? ये आपने उतार लिया, उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो बैक जाके देख लेना। इसका शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा होगा, 3 का पाड़ा पढ़ूंगा तो 2 शेष बचना चाहिए, 5 का पाड़ा बचूंगा तो 2 शेष बचना चाहिए, 8 का पाड़ा बचूंगा तो 2 शेष बचना चाहिए। ऐसा तो नंबर होगा जिसमें 2 शेष बचेगा। हाँ साहब, क्लियर। डन डन। अब मैं देखता हूँ, 3 का पाड़ा पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, ऑप्शन से ही कर लेता हूँ। 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3, यहाँ पर तो 0 शेष बच रहा है, मगर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 एकम 3, एक बचेगा। 3 6 18, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। पर रिमाइंडर तो क्या बचना चाहिए? 2, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 3 9 3 3 9 3 दूनी 6, है ना? रिमाइंडर बच रहा 2, ये आंसर हो सकता है। 3 3 9 3 3 9 3 दूनी 6, एक बचेगा। 3 चौको 12 2, ये भी रिमाइंडर हो सकता है, आंसर हो सकता है। इन दोनों में दो दो क्या बच रहा है? शेष पर मुझे क्या करना है? अधिकतम नंबर चाहिए, बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, और इन दोनों में बड़ा सा बड़ा नंबर कौन है? ये। तो इसीलिए आंसर मेरा क्या? आप शॉर्टकट बिना कुछ किए भी कर सकते हैं, क्योंकि नियम तो यही है ना कि इनमें से मैं किसी का भी पाड़ा पढ़ूंगा तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। आप 5 के भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें 5 का पाड़ा पढ़ोगे, 5 चौको 5, 4 बचेगा 49, 5 9 45, 3 बचेगा 39, 5 7 35, और 4 बचेगा 46, 5 9 45, और एक बचेगा 12, 5 दूनी 10, वो बच गया। कुल मिला के शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं। जो बेसिक मेथड था वो मैं पहले तुम्हें बता चुका। चलो, वो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, ये परसेंटेज का क्वेश्चन होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फिर सीआई आएगा, फिर एसआई आएगा, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन होगा। दो संख्याएं, क्वेश्चन को रोक के, वीडियो को रोक के पहले खुद करो। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या, कोई नंबर है एक्स,
इसका 40%, ऐसे लिखेंगे 40/100, बराबर दूसरा नंबर है वाई, वाई का 60%, इसको लिखेंगे 60/100। इस 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यहां से निकल के आया x2, यहां से निकल के आया y। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3। ये क्रॉस चेंज हो जाता है, ये मैं चीजें आपको सिखा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि ये साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मुझे बोला था दोनों संख्याओं का योग 150 है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो ये कितना आ रहा है, 5। एग्जामिनर बोल रहा है 5 नहीं, ये 150 है। मैंने इन दोनों को जोड़ा 5, एग्जामिनर बोल रहा है 150, तो 5 × 3 = 15, 0 का 0, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई, 30। एक पॉइंट की वैल्यू 30 आई है, तो मतलब x निकालेंगे तो 30 × 3 = 90, बड़ा नंबर 90, और y निकालेंगे तो 30 दूनी 60, छोटा नंबर 60। हमें पूछा था बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 90 और 90 विल बी आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी इजी समझ में आ रहे होंगे ये देख। ओके। जिस भी बच्चे की हिंदी में पकड़ है, उत्तराखंड जीएस में थोड़ा बहुत पकड़ है, तो मैथ्स में आप 75 नंबर नहीं 40 नंबर ले आओ, आपकी नौकरी लग जाए। ध्यान रखना। चलो ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसे बनाइए। एक परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन यूकेपीएससी 100% पूछेगा। यही टॉपिक ये रीजनिंग में भी आता है आपका, ध्यान रखना यही क्वेश्चन। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में, और यदि 17% छात्र दोनों में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में सफल हुए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको इसको करना है वेन डायग्राम से। कल के क्वेश्चन पेपर में भी वेन डायग्राम पूछा गया था रीजनिंग। इसको मान लो आप हिंदी, इसको मान लो आप इंग्लिश, और जो बीच वाला डब्बा है इसको मान लो आप बोथ सब्जेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना, एक बात यह है। दूसरी बात यह मैं बताना चाहता हूं कि इन क्वेश्चनों की शुरुआत हमेशा बोथ वाले कॉन्सेप्ट से होगी। वेन डायग्राम बना दिया, एक क्लियर है, मगर इन क्वेश्चन की शुरुआत हम हिंदी से या अंग्रेजी से नहीं करेंगे। शुरुआत हमेशा उस टॉपिक से होगी जहां पे दोनों की बात की गई होगी। और यहाँ पे बोला है कि 17% छात्र दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए। इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी, इस क्वेश्चन की शुरुआत मेरे दोस्त यहां से होगी। कहां से, 17% से। तो बीच में मैं क्या लिख दूंगा, 17। अब मेरे को हिंदी में कितने पास करवाने हैं, 42, ओ सॉरी 52। ये हिंदी का डब्बा है, और हिंदी के डब्बे में मुझे टोटल 52 पास करवाने हैं। अब 52 में से 17 ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो बचे कितने, 35। कोई बोलेगा 35 कहां से लिखा, तो आप देख लो ना, 35 और 17 कितने होते हैं भाई, 35 और 17 होते हैं 52। और हिंदी में मुझे 52 ही तो पास करवाने थे, तो ये दोनों वाला हिंदी में भी तो आ गया, हिंदी में आ गया। इन दोनों को जोड़कर टोटल 52 हो गया। हिंदी का गोला तो यही है ना, ये मैंने हिंदी लिखा है इसलिए। ऐसे इंग्लिश में मुझे 42 पास करवाने हैं, और 17 तो ऑलरेडी ये आ ही चुके हैं, तो बचे कितने, 25। 7 और 5 12 का 2 हासिल लगो, 1 2 1 3 और 1 4, तो 42% इंग्लिश में पास हो गए, सॉरी फेल हो गए। ये सारी बात किसकी है, असफल की, असफल की। तो टोटल फेल कितने हो चुके हैं ये चेक करते हैं, 35, 17, 25। अगर आप देख पाओगे 5 और 5 10 और 7 17 का 7 हासिल लगा, 1 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7, 77% तो क्या हो चुके, फेल हो चुके। और हमें फेल तो पूछा ही नहीं है, हमें क्या पूछा है, पास। मेरे दोस्त 100% टोटल स्टूडेंट होते हैं, उसमें तो 77 तो क्या हो चुके हैं, फेल। तो बचे हुए 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 7 गया 2, 23% क्या होंगे, पास। और मुझे यही पूछा था, पास। क्योंकि टोटल फेल कितने, 77, और 100 में से 77 फेल गए, तो बचे कितने, पास। और पास कितने बचे, 23। होपफुली समझ में आई होगी बात। चलो इस वाले क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आपका। ऑलरेडी ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, अब मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में बनेगा। थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर देता हूँ, चलो करने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, और 20% आय बढ़ जाती है, खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ा ये बताना। ओके चलो, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा भी चुका है जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ाया।
इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी? स्टेप फर्स्ट, जो आपको दे रखा है 75% भागो खर्च करता है। आपको हमेशा क्या करना है मेरे दोस्तों, कि जो ये 75% है, आपको हमेशा दिखना है कि 75 को क्या लिख सकते हैं, 75/100, 25 × 75 और 2500 कुछ 100, तो ये हो गया 3/4। नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल होती है, मैं बता चुका हूं आपको। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा वो होती जो दिया है, तो ये क्या दिया है? खर्चा, तो ये हो गया खर्चा। अब आपको सोचना है कि 3-4 रुपए वो कमा रहा है, कुल 3 उसमें से खर्चा कर दे रहा है, तो बचत कितनी है उसकी? 1। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया होंगे। एक क्राइटेरिया होगा मेरा इनकम, एक क्राइटेरिया होगा मेरा एक्सपेंडिचर, और एक क्राइटेरिया होगा मेरा सेविंग। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये तो बात आय की होगी, या बात खर्च की होगी, या बात बचत की होगी। ये 3 चीजें हो सकती है, और हो भी क्या सकता है। अगर उसकी इनकम 4 रुपए है, अभी आपने देखा, खर्चा वो 3 रुपए कर रहा है, अभी आपने देखा, 4 में से 3 खर्चा हो गया, वो बचा कितना रहा? 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने बोला कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई, सीख लीजिएगा, उसकी इनकम 20% बढ़ गई, उसका खर्चा भी बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ा? 10%। खर्चा भी उसका 10% इंक्रीज हो गया है। अब उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, ये आपसे पूछा गया, ये आपने बताया। आप कर सकते हैं, अगर आप 4 का 20% निकालोगे, 3 का 10% निकालोगे, तो ये जो डाटा आएगा ये पॉइंट्स में आएगा। अब पॉइंट पॉइंट की कैलकुलेशन जब आप करोगे, आप एज ए स्टूडेंट क्यों ऐसी कैलकुलेशन करोगे जिसमें आपको ही मुश्किल हो? तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप आसान से कैलकुलेशन करें। तो कभी भी आप मैथ सॉल्व कर रहे होंगे और मामला परसेंटेज का होगा, कभी भी आप मैथ सॉल्व कर रहे हो और मामला परसेंटेज का होगा, तो रेशियो में छेड़छाड़ करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन इजी होगा, गलत नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे परसेंटेज बनाना है, तो मैं इस 4 4 को 400 कर दूं, इस 3 को 300 कर दूं, और इस 100 को 100 कर दूं। ऐसे क्योंकि हमने तीनों को बढ़ा दिया, अभी भी वो 4, 3 और 1 के रेशियो में है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं आराम से 400 का 20% निकाल दूंगा। और 400 का 20% कितना होता है? 80 होता है। और 400 में 80 बढ़ जाएगा, तो अब नई सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी? 480। ये तो समझ में आया होगा ना आपका? किसी बच्चे की ये भी समझ में नहीं आया है? तो 400 पहले उसकी सैलरी थी, ये 20% बढ़ गया, 0 0 0 0, 40 दूनी 80, तो 80 सैलरी बढ़ गई, तो अब सैलरी कितनी हो गई? 480। ऐसा तो कर ही दोगे आप। 300 का 10% 30 होता है, तो अब उसकी नई सैलरी कितनी हो गई है? 330। ये भी आप निकाल सकते हैं, कैसे? 300 का 10% निकाल लो, 300 का 10% कितना होता है? 30। 300 में 30 बढ़ के सैलरी कितनी हो गई? पहले 400 कमा रहा था, 300 खर्चा कर रहा था, 100 बचा रहा था। अब 480 कमा रहा है, 330 खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना उसके पास? जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 3 गया 1। पहले वो कितना बचाता था? 100 रुपए। अब वो कितना बचा रहा है? 150 रुपए। यही पूछा था कि उसकी बचत पर कितना इफेक्ट पड़ा। 100 से वो 150 पहुंच गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 50% इंक्रीज हुआ। 50 विल बी आंसर। भाई पहले वो 100 रुपए कमा रहा था, अब वो 150 रुपए कमा रहा, इजी, तो 50% का। मेरे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से पर्सनली वो क्वेश्चन बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये चीजें कर। बाकी आप खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे नहीं बन पाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करूँ। मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चन छाटने में, आपके डाउट से क्लास कंप्लीट हो, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वो एक एक करके बाद 3 लोगों को बेची जाती है। कोई चीज ये है 100 की थी, इसने इसको बेची, इसको इसने बेची, इसने इसको बेची। जब तीसरे लोगों को बेची जाती है, तो ये 65% हो जाता है, मतलब 100 की चीज कहाँ पहुंच गई? 165 पहुंच गई। ये तो बोला होगा। किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती, अगर वो 100 की थी स्टार्टिंग में, फिर हमने इसको बेची, फिर इसको बेची, इसने इसको बेची, तो एक के एक बात 3 लोगों के द्वारा बेची गई। इसने इसको बेची, इसने इसको बेची, इसने इसको बेची।
तीन लोगों ने बेच दी, और लास्ट में बेच बेच के कितना हो गया वो इंक्रीज, 100 की चीज 65 बढ़ गई, तो 100 की चीज कहाँ पहुंच गई, 165 में। ये चीज समझ में आई सर? समझ में आया इतने तो। पहले वाले ने और दूसरे वाले ने 20% और 25% का फायदा कमाया। इसने जो फायदा कमाया इसने 20% का फायदा कमाया, इसने जो फायदा कमाया इसने 25% का फायदा कमाया। इसने कितना फायदा कमाया ये तुम्हें पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ कोई चीज माना 100 की थी, उसने वो इसको बेची, उसने वो इसको बेची, उसने वो इसको बेची, और अब वो लास्ट में कितने की हो चुकी है, 165 की। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये भी दिया गया है कि पहले वाले ने 20% का प्रॉफिट कमा लिया, ये भी दिया हुआ है कि दूसरे वाले ने 25% का प्रॉफिट कमा दिया, तो तीसरे वाले ने कितने का प्रॉफिट कमाया ये आप लोगों को बताना है। बात ये क्लियर है कि तीसरे वाले तक वो चीज पहुंची कितने की है, 165 की, बट वो चीज खरीदी कितने में थी, जब तक वो पता नहीं लगेगा तो प्रॉफिट परसेंट नहीं बता पाऊंगा। इसने ये चीज खरीदी कितने में होगी, क्योंकि मुझे इसका प्रॉफिट बताना है। इसने ये चीज कितने में खरीदी है, जब तक मुझे ये कॉस्ट प्राइस पता नहीं लग पाएगा तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बता पाऊंगा। आपकी समझ में कम आया है? मैं बोलूंगा आपने कोई चीज 100 रुपए में बेची, आपको कितने का फायदा हुआ, आप नहीं बता पाओगे जब तक ये नहीं बताऊंगा कि मैंने वो चीज खरीदी कितने में थी। मैं बोलूंगा मैंने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि खरीदने का तो पता लगे। और डायरेक्ट बोलेंगे मैंने ये पेन 10 रुपए में बेच दिया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो कैसे पता लगेगा भाई मैंने प्रॉफिट परसेंट कितना कमाया, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि खरीदा कितने में था। तो इट मीन्स मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा तीसरे ने खरीदा कितने में, और ये तो पता चली गया कि बेचते समय वो 165 का हो जाए, तो मैं तीसरे वाला का प्रॉफिट परसेंट इजिली निकाल दूं। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, होपफुली आपकी समझ में आई होगी। कोई चीज 100 रुपए की थी, पहले वाले ने 20% का प्रॉफिट कमाया तो बोले 120%, ये तो इजी निकल जाएगा। दूसरे वाले ने 25% का प्रॉफिट कमाया तो इसको लिख सकते हैं 125/100, और इतने में ही तीसरे वाले ने खरीदा होगा। अब मुझे खरीद पता लग जाएगी ये सॉल्व करके, और जैसे मुझे खरीद पता लग जाएगी तीसरे की, तो मुझे बेच तो पता ही है उसका 165 है, इजिली कर दूंगा। तो 100 से कट गया 100, जीरो से कट गया जीरो, दो छके होता है 12, और दो पंजे होता है 10, 5 से काट दो, 5 दूनी होता है 10, दो बचेगा, 5 पंजे होता है 25, 25 100, 25 पंजे 125, 25 छके 150, इसको सॉल्व करके आ गया 150, 25 छके 150। तो हमको ये बताना था कि तीसरे विक्रेता का लाभ, ये बताना था तीसरा विक्रेता ने वो चीज खरीदी कितने में, 150 में, और तीसरा विक्रेता उस चीज को बेच कितने पे रहा है, 165 में। अगर कोई चीज आप 150 में खरीद रहे हो और उसी चीज को 165 में बेच रहे हो, तो कितने का फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है सर 15 का, और कोई बच्चा 15% कर दिया होगा तो गलत हो गया होगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि कितने का फायदा हो रहा है। तीसरे विक्रेता को लाभ ज्ञात करो, हाँ, अगर लाभ बताएंगे, इस क्वेश्चन में तो जस्ट लाभ ही पूछा है, लाभ परसेंटेज नहीं पूछा है, ठीक है। हाँ, अगर जस्ट देखो ऑप्शन में तो परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज करना पड़ेगा। अगर जस्ट बोलेगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई 150 का खरीद रहा है, अब 165 में बेच रहा है, तो 15 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट अगर लाभ पूछेगा, जस्ट लाभ पूछेगा, तो आंसर होगा 15। भाई 150 की चीज अगर 165 में बेच रहे हो तो 15 का ही तो फायदा हो रहा है। पर जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे परसेंटेज में, अगर हमें परसेंटेज बनाना होगा तो 15 आंसर नहीं होगा। क्यों? 15 रुपए का फायदा हो रहा है, हमेशा ऑप्शन में क्या आता है, सीपी, और सीपी कितना है, 150। अब परसेंटेज बनाने के लिए क्या होता है, 100, 15 दशंक की 150, जीरो से जीरो, तो फायदा कितना हो रहा है, 10% का। तो अगर आप प्रॉफिट पूछोगे तो प्रॉफिट तो होगा 15 रुपए का, अगर अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पूछोगे तो ये होगा 10% का। अपने हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है, प्रॉफिट पूछ रहा है या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ऊपर प्रॉफिट लिखो, नीचे सीपी लिखो, मल्टीप्लाई 100, ऊपर प्रॉफिट लिखा, नीचे सीपी लिखा, मल्टीप्लाई 100, यही प्रॉफिट परसेंट निकाला। तो इजिली बात बन गई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझदार लोगों के लिए इजिली बना दो। इजी क्वेश्चन है बट जल्दी करना है, ऐसा है कि पेपर में जल्दी का गेम है, ध्यान रखना। 3 घंटे में 300 क्वेश्चन नॉट है छोटी मोटी बात। एक पुस्तक विक्रेता ने 1200 रुपए में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदी। अब वो ऐसा बेचना चाहता है इसको कि 20 बुक उसको फ्री में मिल जाए, मतलब 20 बुकों का जो उसका रेट है वो फायदा हो जाए उसको।
तो उसको कितने प्रतिशत लाभ पर ये बेचना होगा। चलो, अगर उसने क्वेश्चन तुमने वीडियो रोक के खुद कर दिया होगा, अब मैं इसे ट्राई करता हूँ। 12,000 रुपए खर्च कर रहा है, उसमें 200 बुक खरीद रहा है, 0 से 0, 2 छक्के 12, तो 60 रुपए की एक बुक उसने खरीदी है। ये बात मैं समझ पा रहा हूँ, ये बात आप भी समझे होंगे। 12,000 में 200 बुक खरीदी उसने, तो मैंने कैलकुलेशन करी तो ये बात मेरी समझ में आई है कि 200 रुपए की उसको एक पड़ गई, सॉरी 60 रुपए की उसको एक पड़ गई हो। ठीक है, देखो 200, 12,000 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 60 दुनिया, ये तो उसने एक खरीदी थी। अब उसको 20%, सॉरी 20 बुक का क्या बताना है, फ्री करनी है। उसको 20 बुक अपनी फ्री करनी है, मतलब 20 बुक का उसको प्रॉफिट कमाना है। उसको 20 बुक का प्रॉफिट कमाना है, और एक बुक 60 रुपए की है, तो 20 बुक कितने की होगी ये भी पता चल जाएगा। 6 दूनी 12 और 0 0, तो मतलब 1200 का उसको क्या करना है, लाभ करना। वो बोल नहीं रहा है क्या कि मुझे 20 पुस्तकें फ्री में मिलनी चाहिए, इस तरीके से बेचनी है। तो 20 पुस्तकों का रेट क्या हो गया, एक पुस्तक का रेट 60 रुपए, तो 20 पुस्तक का रेट 1200 रुपए, तो इट मीन उसे 1200 रुपए का क्या करवाना है, प्रॉफिट करवाना है। ओके, क्लियर। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना है, और अभी मैंने तुम्हें बताया है प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर प्रॉफिट लिखो, नीचे सीपी लिखो, गुणा गया 100। तो ऊपर प्रॉफिट लिख लो 1200, नीचे सीपी लिख लो, चीजें खरीदी कितने में थी, सीपी बोले तो खरीदी, तो खरीदी कितने में थी, 12,000 में खरीदी थी। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100, 2 जीरो से काट दो, 2 जीरो, इस जीरो से काट दो ये जीरो, अब 12 10 अंकी 120, आंसर विल बी 10%, आंसर विल परसेंटेज। तो वेरी इजी, बहुत इजीली से आप क्वेश्चनों को कर पा रहे होगे। मुझे लगता है हर एक चीज आपकी समझ में आ रही हो। चलो करो इस क्वेश्चन को, मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दे 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि मैं रेट को 2% बढ़ा दूं तो नया मिश्र धन क्या होगा। रेट को तुम नया परसेंट तभी तो बढ़ाओगे, पहले पुराना रेट तो पता चले। मैं बोलूंगा कि मेरी सैलरी 5% बढ़ गई तो कितनी हो गई, मैं पहले पुरानी सैलरी पता चलेगी कितनी थी, तभी तो बढ़ा पाऊंगा। तो रेट को 2% बढ़ाना है, पहले पुराना रेट तो पता चले। SI = PRT/100, ये हर बच्चे बच्चे को आता है। SI बोलते ब्याज को, 400 रुपए की चीज 480 हो गई तो ब्याज कितना लगा, 80 रुपए। 400 रुपए की चीज 480 हो गई तो ब्याज कितना लगा, 80 रुपए। प्रिंसिपल 400, क्योंकि 400 रुपए थे वो स्टार्टिंग में, मूलधन कितना था 400, इंटू आर निकालना है, इंटू टी कितना है 4 साल, तो इसको लिख दिया 4, अपॉन में क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, 4 चौकू 16 और 16 पंजे होता है 80, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई। रेट कितना हो गया है भाई, 5 हो गया है। 4 से काट दो ना इसे, 4 दूनी 8 20, 4 पंजे 20, तो रेट कितना हो गया है 5। अब बोल रहा है कि रेट को 2% बढ़ाना है, तो जो न्यू रेट होगा आपके पास, न्यू रेट कितना हो जाएगा, 7%। और जब न्यू रेट 7% हो जाएगा, तब आपको बताना है कि जो नया अमाउंट है, नया मिश्र धन है, वो कितना हो। तो अगेन करते हैं, प्रिंसिपल तो आपके पास उतना ही है 400, पी आर कितना है आपके पास, नया वाला आर कितना हो गया आपके पास 7%, टी कितना है आपके पास, टी आपके पास सेम है 4 साल, अपॉन में क्या होता है 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हाँ भाई ठीक है, ठीक है। यह है 4 चौकू 16, 16 गुणा गया 7, 16 सतह होता है 112, 16 सतह कितना होता है 112, तो 112 रुपए का क्या लग गया भाई, ब्याज। प्रिंसिपल कितना था आपके पास, 400 रुपए, उसमें से 112 रुपए का आपको क्या मिला, ब्याज। तो आपका जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 512, और 512 विल बी आंसर। 400 रुपए आपने बैंक को दिए, 112 आपको ब्याज मिला, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया, 500। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी SI का है, आप प्रयास करें।
सीआई के क्वेश्चन भी आएंगे। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक दर से ऋण लेता है। 3 वर्ष बाद उसे 5400 रुपए का ब्याज देना पड़ता है, तो प्रिंसिपल कितना था? सिंपल, अगर पी आर टी अपन 100 से करोगे आप इसे तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, ये 5400 रुपए क्या है? ब्याज है, ब्याज। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई ब्याज कितना है आपके पास? ब्याज है आपके पास 5400 रुपए। प्रिंसिपल आपको निकालना है, मूलधन तो आपको निकालना है, उधार ली गई धनराशि, तो प्रिंसिपल को पी लिख दो। आर आपको दे रखा है साहब 12%। टी आपको दे रखा होगा कि नहीं दे रखा होगा? 3 वर्ष। टाइम भी दे रखा है आपको 3 वर्ष। अपॉन में क्या लिख दो आप? 100 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। काट दो इसे, किससे कटे गए? 12 का पाड़ा जाएगा इसमें? हाँ जाएगा। 12 चक्कू होता है 48। 49, 50, 51, 52, 53, 54, बचा कितना? 6। ये हो जाएगा 60। 12 पंजे 60, और जीरो का 3 का पाड़ा भी चले जाएगा इसमें। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 150 × 100 बराबर 15,000। 15,000 आंसर होना चाहिए। आंसर है ये ऑप्शन नंबर। तो पी आर टी अपॉन 100 से इजिली चीजें बन जाएगी, बस कैलकुलेशन जल्दी होगी। बाकी किसी को शॉर्टकट है, इजी है, जल्दी करना होता है, तो इंटरेस्ट हमेशा वो होता है रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम इक्वल टू होता है आपका इंटरेस्ट। रेट आपका 12% है। रेट आपका 12% है, टाइम आपका 3 साल है, और ये इंटरेस्ट आपका 5400 रुपए है। तो 12×3 = 36% बराबर 5400 रुपए। 12×3 = 36% बराबर 5400 रुपए। यहीं से कर सकते तुम, 12×3 = 36, रेट आपको 5400 दे रखा, तो 36 बराबर 5400। काट दो से, 18×2 = 36, 18×3 = 54। तो 2% बराबर कितना दे रखा है आपको? 300 रुपए। आराम से कर दोगे आप। ठीक है, तो ये भी देखो आप, आपको 100% निकालना होता है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। इसको भी किस से मल्टीप्लाई कर लो? 50 से। तो 50 गुणा गया 300, इट विल बी 15,000। आप शॉर्टकट में एक लाइन में भी इसे कर सकते थे, अगर पी आर टी अपॉन 100 से भी करोगे, नॉट ए बिग डील, इजिली बात बन जाए। दो क्वेश्चन आपको सीआई के भी करने पड़ेंगे दोस्त। ये रहे सीआई का क्वेश्चन से, तो एसआई का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, और अगर वर्षों की संख्या बोले तो वर्ष, ईयर और रेट दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ब्याज की दर भी और टाइम भी दोनों के दोनों इक्वल है। साधारण ब्याज 1/4 है। फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। 60, ये बात तो हमें आती है। साधारण ब्याज 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 होगा प्रिंसिपल मूलधन और 1 होगा रेट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ब्याज कितना मिला? 1 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 4 रुपए। और फिर बता रखा है साल और रेट ये दोनों सेम है। साल और रेट दोनों सेम है। अगर रेट को मैं एक्स मानूं तो टाइम को भी क्या मानना पड़ेगा? एक्स, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। अगर मैं एक चीज को आर मानूं तो दूसरे को भी आर मानना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है कि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर इक्वल है, तो मैंने वर्षों की संख्या को एक्स माना तो रेट भी एक्स हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक 4 एकम 4 कट जाएगा, और 25 से कुछ 100 कट जाएगा। अब ये 25 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 25 एकम 25 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 5 का स्क्वायर होता है। इतनी बात तो आप लोगों को पता ही होगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। एक्स 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो रेट है वो भी 5 हो जाएगा, और जो टाइम है वो भी 5 हो जाएगा। हमें रेट पूछा था, बात ही की। बेसिक सा फंड है। जो बातें आपको बताई गई है, आप उन बातों को ध्यान से देखें। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके बाद वो पीडीएफ सॉल्व करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो दोबारा पूछना है। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। सीआई का क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर।
जब भी सी आई और एस आई का डिफरेंट आपको पूछा हो, जब भी सी आई और एस आई का अंतर आपसे पूछा होगा, आपको ट्री मेथड करना है। मैंने ही सी आई के टॉपिक में आपको ट्री मेथड सिखाया है, एक बार आप उस क्वेश्चन को वहां पे जाके देख लीजिएगा, वो बहुत काम आने वाला है आपको ट्री मेथड। सीआई में ट्री मेथड, बाकी सीआई को करने के हजार तरीके होते हैं, आपको जो बेस्ट होता है वो आपको बताया गया है। इसका आंसर 6500 आ जाएगा। ठीक है, देख के ही पता लग रहा है। हमेशा ट्री कैसे बनानी होती है? ट्री बनानी होती है परसेंटेज से। तो 10% आपको दिया है, तो 10% को लिख सकते हैं 1/10। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी को स्क्वायर और क्यूब करके प्रिंसिपल निकाला जाता है। स्क्वायर तब करना होता है जब 2 साल की बात होती, क्यूब तब करना होता है जब 3 साल की बात होती। आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 2 साल की बात है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों? 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 पे अगर पहले साल ब्याज लगेगा 1/10%, तो 100 का 1/10% होता है 10। 100 पे अगले साल जो ब्याज लगेगा 1/10%, तो 100 का 1/10% होता है 10। 100 पे अगले साल जो ब्याज लगेगा वो ब्याज पे ब्याज लग जाता है, और 10 का 1/10 होता है 1 रुपए। तो एक बात हमें ये समझ में आती है, और क्या बात हमें समझ में आती है? जो ये होता है इसे कहा जाता है एस आई। ये मैंने मेरे को भी नहीं पता, मैंने आपको बोला था अंदाजे से। और जो ये टोटल होता है इसको कहा जाता है सी आई। तो एस आई कितना है? 10 और 10, तो सॉरी 10 और 10 20। और सी आई कितना है? 10 10 20 और 1 21। ऐसा। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 रुपए। और हमें क्या बोला था? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 65 रुपए। और इन दोनों का अंतर कितना है? 1 रुपए। तो एक बराबर कितना आ गया? 65। जब एक बराबर 65, तो 100 बराबर कितना होगा? 6500। तो बड़ा इजी था ये। आप ट्री मेथड सीख लीजिएगा, मैं आप लोगों को एडवाइस भी दूंगा। बाकी कोई बहुत ज्ञानी है मैथ्स का, जिनकी मैथ्स स्ट्रांग होती है, तो उनके पास बतेरे टाइप होते हैं, सीआई को करने के वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। बट जिनको नहीं आती, मैं एडवाइस दूंगा आपको सीख लेनी चाहिए। चलिए दोस्त। हे भगवान, पता क्या हो रहा है? मेरे दोस्त पे आ रखा, मेरे रूम पे आ रखा मेरा एक दोस्त। मेरा दोस्त बना रहा खाना, जहाँ पे मैं स्टूडियो बना रखा हूँ, इसी के एक कमरे बाद किचन है मेरे। पता नहीं क्या छौका मार रहा है, ऐसे खांसी आ रही है बार बार, इसलिए मैं ज्यादा खांस रहा हूँ। इस बात को वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा जो किराए पे रह के तैयारी करता होगा ना, देहरादून में रह के। तो वो बना रहा है आज कुछ खाना पीना, देखो तब क्या बनाता है। अब तक इस क्वेश्चन को करो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ये क्वेश्चन आने के बड़े चांस रहते हैं। इनको करने का एक सिंपल तरीका होता है, किसी को अगर वो तरीका आता है तो ठीक, अदरवाइज वो कर ही नहीं पाएगा। कोई धनराशि स्वयं का 8 गुना हो जाती है। अगर वो धनराशि प्रिंसिपल है और अमाउंट करना होता है, तो प्रिंसिपल अगर एक है तो वो स्वयं का 8 गुना हो जाती, तो कितना हो जाती होगी? 8 हो जाती होगी। एक का 8 गुना 8 ही तो होता है, सबसे छोटा नंबर ही होता है। इसी को मान, और हमेशा क्वेश्चन यही करना है, एक ही मानना है। प्रिंसिपल अगर एक है 8 गुना हो जाता तो कितना हो जाता होगा भाई साहब? 8 हो जाता। फिर आपको दूसरा स्टेप क्या है? बहुत ईजी है, सेकंड में आंसर आ जाएगा। और दूसरा स्टेप आपका ये कि कितने सालों की बात है? सर इस वाले क्वेश्चन में तो 3 सालों की बात है। अगर 2 साल की बात होगी तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और 3 साल की बात होगी तो आपको क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे 3 साल की बात है तो इसका मैं क्यूब रूट निकाल दूंगा। एक का क्यूब रूट क्या होता है? एक। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। इतना तो पता ही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 का क्यूब रूट कितना हो गया? डन। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। रेट बताना था, तो मतलब 1 रुपए प्रिंसिपल था, और वो कितना हो गया? 2 हो गया। तो रेट कितना ब्याज लगा? एक से कोई चीज 2 हो गई तो ब्याज कितना लगा? 1। अपॉन में हमेशा क्या आता है? प्रिंसिपल या सीपी या जो बेस होता है। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100, एक से एक कट जाएगा तो 100%। कोई चीज एक से लेके 2 हो जाती है तो कितना परसेंट की इंक्रीजमेंट हुआ? 100% का इंक्रीजमेंट हुआ, ये ध्यान रखना। एक से वो 2 हो गया तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? डबल, 100 का।
इस वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लेना, बार बार आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में फंसे होंगे। मैं कह रहा हूं आप में से कोई ना कोई बच्चा, मेरे दोस्त, अगर सच बताओगे तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ऐसे क्वेश्चनों में आप बार बार फंसते हो, ठीक है। और अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया होगा तो ये क्वेश्चन 100% पे उस मॉक टेस्ट में रहा हो कि चीनी का मूल्य या आटे का मूल्य इतना बढ़ गया, इतना खप गया, खपत कितनी करनी, ये क्वेश्चन। तो खपत वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। जो भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, आप इसको सीख लो, आप 5 सेकंड में सारे क्वेश्चन को निपटा दोगे, 5 सेकंड में। बशर्ते जो मैं बात बताऊं आपको उस बात को समझ पाओ। इस पे यूट्यूब में घंटों के लेक्चर है, मैंने वो घंटों के लेक्चर भी देखे हैं टीचरों के। बट मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे टीचरों ने बेस्ट बेस्ट ट्रिक इसकी बता रखी। अब मैंने भी जो सीखा हुआ है, किताब में ऐसी ट्रिक तो रहती नहीं है, तो यूट्यूब से सीखा हुआ है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आप उसको फॉलो करोगे इजिली बन जाएगा। देखो क्या है, चीजों को बताओ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी रेट बढ़ेगा किसी चीज का, तो उसकी जो खपत होगी वो कम होगी। किसी भी चीज का रेट अगर कम होगा तो उसकी खपत क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है? देखो, अभी अगर चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो है, तो 100 रुपए में 20 पंजे 100, 5 किलो चीनी खरीद लोगे आप। मगर चीनी का रेट कम हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया, और चीनी का रेट 25 रुपए पर किलो हो गया, तब 100 रुपए में 2500 को 100, 4 किलो चीनी आ रही है। क्योंकि रेट बढ़ गया था तो खपत क्या हो गई, कम। चीजें सस्ती होगी तो माल ज्यादा मिलेगा, चीजें बढ़ेगी तो माल कम मिलेगा। ये बात तो समझ जाओ ना। रेट बढ़ेगा तो खपत कम, रेट सस्ता होगा तो खपत। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारी, तुम आगे की बात करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा परसेंटेज से ही करना है। और 20% जहां पे भी दिया है, 20% बाय तो 1 बाय, भाई 20% को 1/5 लिखते हैं, ये सब लोगों को पता। तो मतलब किसी भी चीज का रेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ कीमत। ऐसे ही करना आप लोग स्टार्टिंग में। और यहाँ पे लिखना खपत। यहाँ पे एक चीज होती है ओल्ड, एक चीज होती है न्यू। इससे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नई खपत, नई खपत, पुरानी खपत, नई कीमत, पुरानी कीमत। 4 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। अब बार बार एग्जाम में आता है बच्चे कंफ्यूज पे कंफ्यूज। यहाँ पे क्या पूछा गया है, चीनी मूल्य घटने के बाद, बोले तो नया मूल्य पूछा गया है, घटने के बाद तो नया रेट पूछा गया है। पुराना रेट भी पूछा जा सकता है, पुरानी खपत भी पूछी जा सकती है, नई खपत भी पूछी जा सकती है कि पहले कितने खाते थे अब कितना खाते हो, पहले कितने रुपए किलो था अब कितने रुपए किलो है। और एक ही तरीके से चारों का क्वेश्चन तुम 4 सेकंड में कर दोगे। आपने एक ऐसा डाटा बनाया, कीमत पहले कितनी थी, 5, अब एक घट गई तो कीमत कितनी हो गई, 4। कीमत पहले 5 थी, एक घट गई तो कितनी हो गई, 4। अब कीमत और खपत एक दूसरे को क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अभी तो पढ़ा अभी तो पढ़ा कि कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी, कीमत घटेगी तो खपत बढ़ेगी। तो कीमत और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपात। बात क्लियर है? तो पहले रेट 5 था तो खपत 4 थी, अभी रेट 4 हो गया है तो खपत क्या होगी, बढ़ गया है। ये कर दोगे, आप कर दोगे। अब हमने देखना है कि पहले खपत 4 थी अब खपत 5 हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट। पहले 4 किलो ही वो लोग खा रहे थे और कीमत घट गई, तो अब वो लोग 5 किलो खा रहे हैं, तो कितना ज्यादा खपत कर दिया उन्होंने, एक ज्यादा कर दिया। और एग्जामिनर बोल रहा है कि राम 45 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेता है। मैं देख रहा हूं कि उसकी खपत कितनी बड़ी, एक। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कितनी बड़ी, 45। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई। और जब एक पॉइंट की वैल्यू 45 है तो तुम्हें पूछेंगे उसकी ओल्ड खपत कितनी है। तो 45 में पहले वो 4 यूनिट खरीद रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू 45, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 पंजे 20 का शून्य, हासिल लगो 2, 4 चौको 16 और 2 18। तो पुरानी खपत उसकी कितनी थी, 180। अब नई खपत कितनी होगी उसकी, 1 पॉइंट की वैल्यू 45, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगो 2, 5 चौको 20 और 2 22। नई खपत कितनी है उसकी, 225। अरे 1 पॉइंट की वैल्यू 45 है, तो मैंने खपत पे मल्टीप्लाई किया तो पुरानी खपत 180 किलो थी। अब वो कितनी और खरीद रहे हैं, 45 किलो, तो 180 में 45 जोड़ोगे, नई खपत कितनी हो गई, 225।
अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता पुरानी खपत तो आप बता देते, और नई खपत तो आप आराम से बता दो। अब बोल रखा है कि घटने के बाद उसका रेट बताओ। घटने से पहले रेट तो यहां से निकल के आएगा, घटने के बाद रेट यहां से निकल के आएगा। पहले कितने रुपए में खरीदा था? 900 रुपए। अब देखो 900 रुपए है, समझो इस बात को, रुपए कितने? 900। रुपए कितने? 900। और 900 रुपए में नया कितने किलो खरीद पा रहे हो आप? 900 रुपए में कितना किलो खरीद पा रहे हो आप बताओ? मूल्य घटने के बाद, घटने के बाद इधर होगा ना, ओल्ड बोले तो न्यू, घटने के बाद न्यू। रुपए कितने हैं आपके पास? 900 रुपए। रुपए तो आपके पास कितने? 900। और कितने किलो चीनी आ रही है उसमें? 125। अब 900 रुपए में आप 225 चीनी खरीद, 225 किलो चीनी खरीद रहे हो, तो 1 किलो चीनी की वैल्यू तो आप बता ही दोगे। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा सर। जब मुझे पता है कि 900 रुपए में 225 किलो चीनी आ रही है, तो काट दो इसे ना किसी से, 5 × 5 4 बचेगा 40, 5 × 8 40, 0। 5 × 20 2 बचेगा, 5 × 5 25। 9 से कट जाएगा, 9 × 5 45, 9 दूनी 18। अब 5 से कट जाएगा, 5 × 5 तो मतलब नया रेट 4 रुपए किलो। चार तो ऑप्शन में नहीं, ये है ऑप्शन। मर गया आज का आंसर इसके। इतनी बात क्लियर है। अगर वो हमसे पुराना रेट पूछता, तो रेट कितना है? 900। 5 मिनट खत्म हो। और पुराना रेट में कितना खरीद पा रहा था वो? 180 किलो। तो आप इससे निकालोगे तो पुराना रेट भी निकल जाएगा। मुझसे नया रेट पूछा था, मैंने नया रेट। बात समझ में आई कि नहीं आई है? आज का ये आखिरी प्रश्न है, और सेम इसी तरीके से जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन अभी हमने किया है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। आप इसे करने का प्रयास करो क्या। ठीक है। तो किसी पदार्थ की कीमत 10% कमी हो रही है, आपने बना दिया होगा आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 रुपए। इसका आंसर आ रहा होगा 1 रुपए। अगर मैं इसे दिमाग से करूं तो देखो, 10% को क्या लिख सकते हैं? 10/100। ठीक है साहब। 1/10। ठीक है साहब। कमी हो रही थी, तो 10 का रेट क्या हो गया होगा? 10 में 1 की कमी हुई, तो 10 का रेट क्या हो गया? ये तो बात हो रही है किसकी? कीमत की। अगर मैं खपत की बात करूं, तो खपत क्या हो जाएगा? 9 का 10, क्योंकि कीमत और खपत एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ओके सर। यहाँ पे जो उसकी खपत है, 1 यूनिट बढ़ रही है सर। ओके सर। यहाँ पे उसकी खपत कितनी बढ़ी? 25 किलोग्राम। यहाँ पे उसकी खपत कितनी बढ़ी? 25 किलोग्राम। तो एक बराबर 25, एक बराबर सर क्या हो गया? 25। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, तो पुरानी खपत निकल जाएगी। 25 250, तो 25 न में 225। पहले वो कितना किलो खाता था? 225। 25 गुणा क्या 10 करूंगा, तो अब कितने किलो खाता है? 250 किलो। अब पूछा क्या है? पदार्थ का वास्तविक कीमत, वास्तविक बोले तो रियल, ओरिजिनल। ओरिजिनल जो पहले था, और जो नया आता है, जो नया होता है, उसके लिए बोला जाता है न्यू। जो नया होता है उसके लिए बोला जाता है न्यू। इस क्वेश्चन में बोला होगा, देखो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी आफ्टर रिड्यूसिंग। आफ्टर रिड्यूसिंग बोले तो कम होने के बाद। यहाँ पे नॉर्मल से बोला है कि वास्तविक बोले तो पुराना वाला है, वही रेट बता दो। तो भाई पुराना वाला में कितने किलो खा रहा था? 225 किलो। पैसे कितने थे? 225। भाई 225 रुपए में 225 किलो खा रहा है, तो मतलब 1 रुपए का क्या मिल रहा होगा? 1 किलो। दैट्स वाई एक आंसर। अभी कुछ बात समझ में आई? इन दोनों क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, एक दो बार ही करिएगा कि आपकी समझ में क्या नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फंसेगा ऐसा के पेपर। बाकी जैसी आपकी इच्छा। बीच बीच में खांस रहा था, डिस्टरबेंस हो रहा था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे को क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। मैं एग्जाम की दृष्टि से वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम के पेपर में है। मैं कोई सीपीयू सीजीएल एसएससी की तैयारी नहीं। ओके। दूसरी बात, मैंने कहा है कि आप खुद से ही सॉल्व कर लो, और जो आपसे नहीं हो पा रहा है आप ग्रुप में भेज दो, मैं आपके ही डाउट करवा दूंगा। किसी का 1 डाउट, किसी का 2 डाउट, किसी के 3 डाउट, तुम ही क्वेश्चन भेज दोगे ग्रुप में, तो आपका भी फायदा हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मेरा फायदा कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सबके डाउट अलग अलग टॉपिक से ही होंगे, तो इजिली बात बन जाए। ओके। बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, मजे से पढ़ो। मिलते हैं। थैंक यू।